सो वंस अगेन वेलकम बैक। हमारा कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ एंड डिस्क्लोजर चैप्टर चल रहा था। उसमें हमने डिस्क्लोजर वाली जो टर्म्स थी, ठीक है, डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट, उसके बारे में समझ लिया था। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं और हमें अब पढ़ना है कंपनीज एक्ट 2013 के टर्म्स में डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी के बारे में। तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसमें आता है पॉइंट नंबर ए, ठीक है, डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 134 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 134 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वो कौन कौन से डिस्क्लोजर्स हैं जो कि किसी कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 134 में करना पड़ते हैं। समझते हैं क्या है। सेक्शन 134 provides that there shall be attached to statement laid before a company in general meeting a report by its board of director which shall include, ठीक है। जो सेक्शन 134 सब सेक्शन 3 है वो ये कहता है कि एक स्टेटमेंट जो है, ठीक है, कंपनी की जनरल मीटिंग में रखना पड़ता है, ठीक है। रिपोर्ट बाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट होती है उसके साथ में, ठीक है, जिसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। इसको थोड़ा सा क्लियर करके अपन अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। Section 134 subsection 3 provides that there shall be attached to statement laid before a company in general meeting a report by its board of directors which shall include, ठीक है। सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 जो है ये कहता है कि एक स्टेटमेंट जो है आपको अटैच करके कंपनी की जनरल मीटिंग में रखना पड़ेगा, ठीक है। रिपोर्ट बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट के साथ में, जिसमें क्या क्या चीज़ें आएगी। सबसे पहला वेब एड्रेस इफ़ एनी वेयर एनुअल रिटर्न रेफर टू इन सबसेक्शन 3 सेक्शन 92 हैज़ बीन प्लेस, ठीक है। अगर कोई वेब एड्रेस है कंपनी का, ठीक है, एनुअल रिटर्न में अगर बताया गया है तो इफ़ एनी वेयर एनुअल रिटर्न रेफर टू इन सबसेक्शन 3 सेक्शन 92 हैज़ बीन प्लेस, ठीक है। मतलब अगर आपका कोई वेब एड्रेस है कंपनी का, ठीक है, तो वो चीज़ आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगी जनरल मीटिंग में कि भाई हमारा एक वेब एड्रेस है, यहाँ पे हमने एनुअल रिटर्न जो है वो रखा हुआ है, ठीक है, कि ताकि कोई भी जो है आराम से उसे जाके एक्सेस कर ले। क्योंकि भाई एनुअल रिटर्न भी इन्वेस्टर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए ज़रूरी होता है। उसको देख के ही उनको समझ में आता है कि भाई कंपनी में अब क्या चीज़ की और ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या निकाल लेना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है नंबर ऑफ़ मीटिंग ऑफ द बोर्ड, ठीक है। बोर्ड रिपोर्ट के साथ में जो वो स्टेटमेंट कंपनी की जनरल मीटिंग में रखा जाता है, तो उसमें एक और दूसरी जो चीज़ होती है वो क्या होती है कि कितनी बोर्ड मीटिंग्स रखी गई, कितनी बोर्ड मीटिंग्स करी गई, ये भी एक मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तीसरा डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, एक डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होता है। दरअसल इसमें रहता क्या है कि जो भी डायरेक्टर रहता है जितने भी डायरेक्टर रहते हैं कंपनी के, तो भैया उनके पास में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबको पता है कि भाई डायरेक्टर के पास में अथॉरिटी होती है कंपनी को चलाने की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो जो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट होती है उसमें कुछ तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जो होता है उसमें अलग अलग चीज़ें बताई गई रहती है कि भैया क्या क्या डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो डायरेक्टर ने उस पर कितना काम करा। इसका CA पार्ट यही कहता है Details in respect of frauds reported by auditor under section 12 section 143 other than those which are reported to the central government, ठीक है। मतलब जो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होता है उसके अंदर डिटेल्स होती है उन फ्रॉड्स से जुड़ी हुई, ठीक है, जो कि ऑडिटर के द्वारा रिपोर्ट करा गया है कॉर्पोरेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है उसके अलावा, ठीक है। वो सारी जो फ्रॉड्स जो रहते हैं वो सारे के सारे डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में होते हैं। D अ स्टेटमेंट ऑन डिक्लेरेशन गिवन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से एक स्टेटमेंट देते हैं, अपनी इंडिपेंडेंसी डिक्लेयर करते हैं कि भैया हम जो है वो कंपनी से पूरी तरीके से अलग है, कंपनी में हमारा कोई भी हिस्सा नहीं है, या कंपनी से हमारा किसी भी तरीके का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो वो भी एक स्टेटमेंट जनरल मीटिंग में रखा जाता है। ये सब डिस्क्लोजर का पार्ट से, ठीक है। एनुअल रिटर्न के बारे में बताना, या कितने बोर्ड
बोर्ड मीटिंग्स रखी गई कंपनी में, या डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ठीक है, कि क्या क्या फ्रॉड्स जो है रिपोर्ट करे गए ऑडिटर्स के द्वारा, और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डिक्लेरेशन होता है वो भी, ठीक है। इन केस कंपनी कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1 सेक्शन 178 company's policy on directors appointment and remuneration including criteria for determining qualification, positive attributes, independence of a director and other matter as under section 1 अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 178, ठीक है। इन केस कंपनी जो है वो सेक्शन 178 के तहत आती है, मतलब ऐसी कंपनीज़ है जिनको कि भैया एनआरसी बनाना पड़ती है, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी बनाना पड़ती है, ठीक है। तो कंपनी की क्या पॉलिसी है डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई, उसके रेम्युनरेशन से जुड़ी हुई, ठीक है, कि उसको कैसा पेमेंट किया जाएगा, इंक्लूडिंग क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशन, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर, क्या क्या डायरेक्टर, क्या उनके पास कंपनी के पास में क्राइटेरिया है, ठीक है, जिससे कि वो ये पता कर सकता है कि जो डायरेक्टर वो अपॉइंट कर रहा है उसकी क्वालिफ़िकेशन कैसे रहने वाली है, कितनी क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, कितने क्या पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है उसके पास में, डायरेक्टर का इंडिपेंडेंस का क्या स्टेटस है, और अदर मैटर्स, ठीक है, जो भी सेक्शन 178 में बताया गया। मतलब अगर कंपनी जो है सेक्शन 178 के अकॉर्डिंग जिनको भैया नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी बनाना रहती है, वो कंपनी इसको अपने एनुअल जो जनरल मीटिंग होती है उसमें ये चीज़ डिस्क्लोज़ करना पड़ती है कि उन्होंने डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट और रेम्युनरेशन के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई, ठीक है, और क्या क्राइटेरिया उन्होंने लेट डाउन करा, ठीक है, एक डायरेक्टर को पहचानने का, उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को लेके। फिर आता है इसमें से explanation or comment by the board on every qualification, reservation or adverse remark or disclaimer made by auditor in his report and company secretary in practice, ठीक है। कंपनी जो रहती है, ठीक है, या जो कंपनी का बोर्ड रहता है उसको एक्सप्लेनेशंस देना पड़ते हैं, उसको कमेंट्स देना पड़ते हैं अगर किसी भी तरीके का कोई भी क्वालिफिकेशन या मतलब कोई भी एक तरीके से एडवर्स रिमार्क ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। तो मतलब जैसे भैया कोई कंपनी है, सो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, ठीक है, उनकी कंपनी का ऑडिट होता है। ऑडिट में जो मिस्टर ए ने जो ऑडिटर आया था, जिसने भाई मिस्टर ए की कंपनी का ऑडिट करा था, उसने कुछ नेगेटिव रिमार्क्स दिए कंपनी के बारे में कि भाई कंपनी के अकाउंट्स जो है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, या कंपनी के पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वाउचर नहीं है, ऐसा कुछ, या भाई भैया एक सेक्रेटरियल ऑडिट कंडक्ट करवाया जब मिस्टर ए ने अपनी कंपनी का, तो जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस था उसने अपनी सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताए कंपनी के बारे में। तो ये सारी चीज़ें बोर्ड को जनरल मीटिंग में मेंबर्स को समझाना पड़ती है, बताना पड़ती है कि भैया क्यों ये क्वालिफ़िकेशंस आ रहे हैं, या कैसे ये क्वालिफ़िकेशंस को दूर किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी लोन, गारंटी या इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी ने लिया है, ठीक है, तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। स्वाभाविक बात है भैया, जो भी बोर्ड होता है उसको बताना पड़ेगा कि उसने कितना लोन लिया, कहाँ जगह गारंटी दी, ठीक है, या कहाँ जगह इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है। इसके अलावा पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टीज़ के साथ में क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स करे, क्या क्या अरेंजमेंट्स पे आए, ठीक है, ये चीज़ भी बताना पड़ेगी आपको। कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर कि भैया कंपनी कैसे चल रही है, कुछ फंक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है वो, ठीक है। अमाउंट इफ़ एनी विच इट इज़ प्रपोज टू कैरी टू एनी रिजर्व, ठीक है, कोई अगर अमाउंट है कंपनी के पास में, तो भैया अगर वो चाहती है कि उसको रिजर्व में कैरी करना, तो ये चीज़ उसको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगी, ये चीज़ स्टेक होल्डर्स को बताना पड़ेगी कि भाई हमारे पास में, कंपनी के पास में एक अमाउंट है जिसको वो रिजर्व्स में डालना चाहती है। अमाउंट इफ़ एनी विच इट इज़ रिकमेंडेड शुड बी पेड बाय वे ऑफ डिविडेंड, ठीक है, कोई अमाउंट जो कि भैया वो सोच रही है कि भैया डिविडेंड के रूप में पे कर दिया जाए, ठीक है, तो ये चीज़ भी स्टेक होल्डर्स को बताना पड़ेगी। मतलब सीरियस सी बात है, हम ये देख रहे हैं, हमने कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि भैया डिस्क्लोजर्स जो होते हैं, क्या क्या कंपनी को डिस्क्लोज़ करना पड़ती है, डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट। अब डिस्क्लोजर आपको पहले, सबसे पहले तो कंपनीज एक्ट में देखना पड़ेंगे, कंपनीज एक्ट 2013 में क्या क्या डिस्क्लोजर्स आपको करना पड़ते हैं। तो सेक्शन 134 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो डिस्क्लोजर्स के बारे में बात करता है और बोलता है कि भैया
हर कंपनी को, ठीक है, जो हर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उनको, ठीक है, अपनी रिपोर्ट में, अपनी जो वो रिपोर्ट जनरल मीटिंग में पेश करते हैं उसके साथ में एक स्टेटमेंट लगाना पड़ता है, एक स्टेटमेंट अटैच करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती है कि भैया जो कंपनी का कोई वेब एड्रेस है या नहीं, नंबर ऑफ़ मीटिंग कितनी हुई बोर्ड की एक साल में, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेटमेंट आता है वो, कि भैया जिसमें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करी जाती है एक तरीके से डायरेक्टर की, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी भैया फ्रॉड रिपोर्ट करा है ऑडिटर ने, ठीक है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो उसने बताया उसके अलग दूसरा वाला फ्रॉड है, ठीक है, इतना बड़ा फ्रॉड नहीं है, तो वो चीज़ भी डिस्क्लोज करना पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी ने अपॉइंट किया तो उसका जो स्टेटमेंट होता है इंडिपेंडेंस का वो, ठीक है। इसके अलावा अगर कंपनी को एनआरसी बनाना पड़ती है, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी बनाना ज़रूरी है, मतलब मस्त है एक तरीके से, तो क्या पॉलिसीज़ है उसकी डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट और रेम्युनरेशन से जुड़ी हुई, ठीक है। इसके अलावा बोर्ड को मीटिंग में एक तरीके से एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है अगर कोई भी नेगेटिव रिमार्क आता है ऑडिटर के तरफ से, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की तरफ से या कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस की तरफ से, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये भी बताना पड़ता है कि क्या क्या लोन, क्या क्या गारंटी और क्या क्या इन्वेस्टमेंट उन्होंने लिया है या दिया है किसी को, ठीक है। इसके अलावा रिलेटेड पार्टीज़ के साथ में क्या ट्रांजेक्शन्स करे, कितना अमाउंट के ट्रांजेक्शन्स करे, ये चीज़ें भी बोर्ड को डिस्क्लोज करना पड़ती है। इसके अलावा कंपनी का स्टेट ऑफ अफेयर कैसा है, मतलब अभी कंपनी की पोजीशन क्या है, ठीक है। इसके अलावा कंपनी के पास में कितना रिजर्व है, कंपनी डिविडेंड देना चाह रही है तो कितना उसके पास में है कि वो डिविडेंड दे सकती है, ठीक है। इसके अलावा material change and commitment if any affecting the financial position of the company which have occurred between the end of financial year of the company to which the financial statement relates and the date of the report। अगर कोई भी material changes या कोई भी ऐसा कमिटमेंट है जिससे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट हुई है तो बोर्ड को ये चीज़ भी बताना पड़ती है अपनी रिपोर्ट, बोर्ड को चीज़ भी एक तरीके से एनुअल जनरल मीटिंग में बताना पड़ती है कि यार भैया ये मटेरियल चेंज हुआ था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उस वजह से अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये चीज़ें डिस्क्लोज करना पड़ती है, ये कंपनी से के हिसाब से मस्त है। अगर आप ये चीज़ें बताओगे नहीं, छुपाओगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेक्नोलॉजी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड आउटगो इन सच मैनर एज बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। कितने तरीके से भैया जो क्या एक तरीके से, ठीक है, कैसे एनर्जी कंजर्व करी गई, टेक्नोलॉजी कंजर्व करी गई, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कंजर्व करी गई, ठीक है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट जो कि ये इंडिकेट कर रहा है, स्टेटमेंट इंडिकेटिंग डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, ठीक है। एक स्टेटमेंट आपको बताना पड़ता है कि भैया हमने कितना रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को डेवलप करा है और कैसा उसको इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ भी बोर्ड को बताना पड़ती है, ठीक है। जो भी रिस्क पॉलिसी, देखो हमने पता है हुए कंपनी से 2013 के हिसाब से रिस्क पॉलिसी बनती है, ठीक है। तो रिस्क पॉलिसी के ऊपर कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ ये चीज़ें बताना पड़ेगी, ठीक है। डिटेल्स अबाउट दी पॉलिसी डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय कंपनी ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जो भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव लिया है कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको उसने कितना इम्प्लीमेंट करा, ठीक है, क्या क्या पॉलिसीज़ उसके लिए डेवलप करी, बोर्ड को ये चीज़ भी एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्क्लोज करना पड़ती है। इसके अलावा हाँ ठीक है देखो, इसके अलावा इन केस लिस्टेड कंपनी है तो, और हर वो अदर पब्लिक कंपनी, ठीक है, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। स्टेटमेंट इंडिकेटेड मैनर इन विच फॉर्मल एनुअल इवेल्युएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड इस कमेटी, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि लिस्टेड कंपनीज और अदर पब्लिक जो कंपनी होती है उनको भैया एक स्टेटमेंट देना पड़ता है अपने एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है, जो कि एक तरीके से क्या है, एनुअल इवेल्युएशन होता है बोर्ड की परफॉर्मेंस का, ठीक है, कमेटी की परफॉर्मेंस का, इंडिविजुअल डायरेक्टर की परफॉर्मेंस का। इसके बेसिस पे जो मेंबर्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर रीग्रुप करना है या नहीं करना है, या कमेटी को रीग्रुप करना है या नहीं करना है, और सच अदर मेथड रेस्ट में भी प्रिस्क्राइब, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें, और ये क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन हम इसे अभी ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे आगे का अगले पार्ट्स में बनाते रहेंगे। इसकी वैसे भी इस जो पर्टिकुलर चैप्टर है उसके मैं 3 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, ये चौथा पार्ट है,
ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आगे आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे से, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रोवाइडेड दैट वेयर डिस्क्लोजर रेफर टू इन दिस सबसेक्शन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सच डिस्क्लोजर शैल बी रेफर टू इंस्टेड ऑफ बीइंग रिपीटेड इन द बोर्ड्स रिपोर्ट। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द पॉलिसी referred to in clause E or clause O is made available on company's website, if any, it shall be sufficient compliance of the requirement under clauses if the silent feature of the policy and any change therein are specified in brief in the board's report and the web address and indicated therein in case government company। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं ये पूरे पैराग्राफ को। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है। तो इन केस गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्लॉज ई जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड इन केस डायरेक्टर आर इवेलुएटेड बाय मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, अगर डायरेक्टर को कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इवेलुएट कर रही है विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटिवली इन चार्ज ऑफ द कंपनी, जो कि कंपनी के इंचार्ज है, एज द केस में भी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्लॉज पी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमने आज पढ़ी। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है पहले से समझ लो। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान में रखना, ज़्यादा कुछ नहीं। तो भैया इसमें इंपॉर्टेंट है कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 134 के अंदर जितने भी डिस्क्लोजर्स है वो क्या क्या डिस्क्लोजर है। वेब एड्रेस का डिस्क्लोजर हो गया एक, ठीक है, बोर्ड मीटिंग का, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी अगर बनाई है उसका उसका डिस्क्लोजर करना पड़ता है। इसके अलावा एक एक्सप्लेनेशन, अगर कोई भी नेगेटिव रिमार्क ऑडिटर देता है या स्टैट्यूटरी ऑडिटर या कंपनी सेक्रेटरी देता है तो ठीक है, लोन या गारंटी या इन्वेस्टमेंट जो भी लिया उसके बारे में बताना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा कंपनी का स्टेट ऑफ अफेयर क्या है, रिलेटेड पार्टी के साथ में कंपनी के ट्रांजैक्शन कितने करे हैं, कैसे करे हैं, सब चीज़ें बताना पड़ती है। ठीक है, डिविडेंड के रूप में कितना अमाउंट पे करने वाली है कंपनी, ये चीज़ भी डिस्क्लोज करना पड़ती है। ठीक है, या कितना अमाउंट है डिविडेंड के रूप में पे करने का, ये चीज़ भी बता सकते हो आप। अगर कोई मटेरियल चेंज आया है तो वो चीज़ के बारे में आपको बताना पड़ेगा बिल्कुल स्टेक होल्डर्स को, तभी वो उसके हिसाब से डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है मोस्टली, ज़्यादा कुछ आपको इसमें, और दूसरे जो MNO पॉइंट्स है इसको नहीं भी याद होगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बिना उसके भी चल जाएगा, ये इतना कुछ इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये आज के लिए इतना ही बहुत है इन टर्म्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इसको हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। इसका एक और पार्ट है, पार्ट 4 का ही पार्ट 2 आएगा। ये पार्ट 1 था, इसमें अपन ने डिस्क्लोजर पढ़े। अब कुछ और डिस्क्लोजर्स हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। ठीक है, इसके लिए सेपरेट एक पार्ट में जारी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फ़िलहाल में तो अभी इसको इतना ही रोकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है इतना लंबा वीडियो बनाना, इसमें तकलीफ़ होती है समझने में भी चीज़ों को। लेकिन फिर भी जैसे अगर ये जो वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि कंफ्यूजिंग हो, आपको लगे कंफ्यूजिंग ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्क्लोजर जैसे ये सब चीज़ें, लेकिन कुछ नहीं आपको करना है, बस केवल कुछ की पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है, जैसे एनुअल रिटर्न हो गया या मीटिंग हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट्स हो, ये सब। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि केस स्टडी के फॉर्म में, तो आप इसको ईज़िली आंसर कर सकते हो ये पॉइंट्स लिख के, और कुछ नहीं, आपको उसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल आपको इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो और इतने सारे पॉइंट याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। याद रखने का मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे पॉइंट्स याद रखो। कुछ आप 7, 8, 10 पॉइंट्स अगर आपको रिमेंबर रहते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत इजी पॉइंट्स है, कुछ बहुत लेंथी पॉइंट्स नहीं है, हम सब आगे इससे पहले पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें कंपनीज एक्ट में और इधर जो एग्जीक्यूटिव में, CS एग्जीक्यूटिव में। तो इतना कुछ हैवी नहीं है, रिलैक्स होके पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और फिर भी अगर दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है आपके सबके लिए, कमेंट करिए, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मुझे ये भी कहना था कि ये जो CS एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे, ठीक है, अगर देख रहे हो वीडियो, ठीक है, अगर आप कभी आ जाए चैनल पे CS एग्जीक्यूटिव वाले, तो आपको लगेगा कि ये CS एग्जीक्यूटिव वालों के लिए तो चैनल है ही नहीं, तो ये सब बिल्कुल नहीं है, ये CS एग्जीक्यूटिव वालों के लिए भी है। इवन जो CS फाउंडेशन, CS EAT वाले, वो चाहे तो वो भी आ सकते हैं अगर उनको कुछ क्वेरी पूछनी है तो। अगर कुछ एग्जामिनेशन आपको रिलेटेड क्वेरी है, या आपको अगर कुछ पेपर रिलेटेड क्वेरी है, आपको चाहिए स्टडी टिप्स चाहिए, तो आप
बिल्कुल मेरे से भेजिएगा, पूछ सकते हैं, स्टडी टिप्स मैं आपको दे दूंगा जो भी मेरे पास में जितना मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम पास करी है तभी मैं CS प्रोफेशनल में आया हूँ। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, घबराए नहीं। अभी आपके पास में 1 मंथ बचा है, तो मैं यही कहूँगा CS एग्जीक्यूटिव वालों को स्पेशली, ठीक है, कि वो बिल्कुल पढ़े। और CS प्रोफेशनल वाले भी, जो भी बच्चे अगर दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मेरे साथ वाले ही होंगे जो दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको भी अभी से ऑल द बेस्ट। वैसे तो फिर भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो ये वीडियो, तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इसे, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इससे मेरी भी थोड़ी रीच बढ़ेगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियोस बनाऊं, ठीक है। सो टिल देन, ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।